हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। सो चैप्टर 1 बेसिक इंट्रोडक्शन। जब कोई सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं, तो अपने मन में एक ही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? तो गाइस, कॉस्ट होती है किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, या कोई सर्विस प्रोवाइड करने में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, उन सब की टोटल उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की कॉस्ट होती है। देखते हैं अपन डेफिनेशन। सबसे फर्स्ट, मीनिंग ऑफ कॉस्ट, मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग एंड मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होती है। कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होगी? टोटल ऑफ एक्सपेंसेस incurred to manufacture a product or providing a service। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में या किसी सर्विस को प्रोवाइड करने में जितनी कॉस्ट लगती है, जितने एक्सपेंसेस होते हैं, उन सब की टोटल को क्या बोलते हैं? कॉस्ट, लागत। सेकेंड थिंग, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्ट असर्टेन करने के लिए जो मेथड्स यूज किए जाएंगे वो होता है कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग क्या हो गया? कॉस्टिंग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हर इंडस्ट्री वाइज, हर सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से कॉस्टिंग के मेथड्स अलग अलग होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टिंग, हॉस्पिटल कॉस्टिंग, ये सारे ऑपरेटिंग के अंदर आते हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ये अलग अलग मेथड्स होते हैं। जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पर यूज होता है? अगर कोई प्रोडक्ट बनने में एक से ज्यादा प्रोसेस ले रहा है तो वहां पर प्रोसेस कॉस्टिंग आता है। और नॉर्मली अगर कोई प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से सीधे कन्वर्ट होकर फिनिश गुड्स में चला जाता है तो वहां पर यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग यूज होता है। तो वो हो गए मेथड्स। तो मेथड्स की जब बात करते हैं तो वो होता है कॉस्टिंग। उसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक सिस्टम है कि कॉस्ट के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने का एक पूरा जो सेटअप होगा वो होगा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए हम क्या लिख सकते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? सिस्टमेटिक प्रोसीजर टू रिकॉर्ड कॉस्ट ट्रांजेक्शन्स। तो ये हो गए अपनी तीन इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। फर्स्ट, कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट होती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारी चीजें क्या होगी? कॉस्ट। कॉस्टिंग मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के लिए कि कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होगा? एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होगा कॉस्ट के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, उसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे। सेकेंड पॉइंट, क्लासिफिकेशन अब हमें करना है कॉस्टिंग का। उससे पहले एक बार हम ब्रीफली देखते हैं अकाउंटिंग की ब्रांचेस।
आपने अकाउंटिंग की ब्रांचेस में सबसे फर्स्ट ब्रांच जो होती है वो आपने रिसेंटली पढ़ा है, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फर्स्ट क्या होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग। जो कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे आया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस थी जिसके कारण कॉस्ट अकाउंटिंग आया। एंड थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमने क्या किया? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमने सिर्फ क्या किया? जो भी ट्रांजैक्शंस थे उनको रिकॉर्ड किया। ओनली रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जिसको हम जर्नल एंट्री बोलते हैं, और फिर उसको आगे हमने प्रोसेस किया, लेजर, ट्रायल बैलेंस वगैरह। बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन क्या होती है गाइस? लिमिटेशन होती है जैसे आप ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग P&L एंड ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। आप ईयर के बीच में किसी भी प्रोडक्ट के लिए, अगर मान लो आपकी कंपनी 3 प्रोडक्ट बनाती है, तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि कौन हमारे लिए बेनिफिशियल है और किसको हमें प्रोड्यूस नहीं करना है। तो ये जो लिमिटेशन थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, इसके कारण एक सब्जेक्ट आया, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्ट होगा? कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्ट होगा? किसी भी प्रोडक्ट के हर स्टेप पे उसकी कॉस्ट पर यूनिट हमें पता रहे और हम उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेप आउट कर सकें। क्लियर? तो कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्ट होगा? ascertain cost of each product at each stage of manufacturing, ताकि हम डिसीजन ले सकें कि इस प्रोडक्ट को हमें आगे प्रोड्यूस करना है या नहीं करना है। जैसे मान लो आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ए, तो उस प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस है 10 रुपीज। आपके जो कंपटीटर्स हैं वो इसको 10 रुपए में बेच रहे हैं, और आपने जब कॉस्टिंग का पूरा सिस्टम फॉलो नहीं किया और फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से आपने जब उसकी कॉस्ट निकाली और वो कॉस्ट आपको आ रही थी 10.5 रुपीज, तो अब अगर आप इसके अंदर अपना प्रॉफिट ऐड करके इसको बेचते हैं तो क्या आपका प्रोडक्ट लिया जाएगा? जवाब है नहीं। तो अगर आपको पहले ही पता होता कि इस प्रोडक्ट की कॉस्ट बियॉन्ड मार्केट लेवल जाएगी, तो आप क्या करते? कुछ स्टेप आउट कर सकते थे। यही कॉस्ट का ऑब्जेक्ट है कि आपको क्या करना है? स्टेप आउट करना है। किसके लिए? कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये तो था सेकेंड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। कौन सा था? कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट हमने कौन सा पढ़ा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब थर्ड कौन सा है? थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जहां पर क्या होता है? डिसीजन मेकिंग होता है। मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं अबाउट डिविडेंड, बोनस शेयर्स, कैश फ्लो, फंड फ्लो, रेशियो एनालिसिस, ये सारी चीजें मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके सिलेबस में है बीकॉम फर्स्ट ईयर, कॉस्ट अकाउंटिंग है बीकॉम सेकेंड ईयर, एंड बीकॉम थर्ड ईयर के अंदर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके, ये तो था अकाउंटिंग की ब्रांचेस। एक बार वापस देखते हैं अकाउंटिंग की ब्रांचेस कौन कौन सी होगी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसके अंदर हम सिर्फ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोई रेमेडीज उसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकंड होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या था? जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन थी, वही कॉस्ट अकाउंटिंग का बेनिफिट बना। और वो बेनिफिट क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग में हम किसी भी प्रोडक्ट की हर स्टेप पे उसकी कॉस्ट पर यूनिट को असरटेन कर पाते हैं और उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेप आउट कर सकते हैं। नाउ थर्ड, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमने क्या पढ़ा? ये होता है फॉर डिसीजन मेकिंग।
ओके, इससे पहले हमने क्या देखा था? इससे पहले हमने देखा था कॉस्ट, कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशंस। कॉस्ट क्या होती है एक बार वापस से देख लीजिए। किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने या मैन्युफैक्चर करने में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन सब की टोटल को क्या बोलते हैं? कॉस्ट। कॉस्टिंग क्या होता है? कॉस्टिंग होता है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट। कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग जो मेथड्स हैं वो होगा कॉस्टिंग। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है किसको रिकॉर्ड करने के लिए? कॉस्ट के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, टाइप्स ऑफ कॉस्ट। चार्जेबिलिटी के हिसाब से कॉस्ट के दो टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी। ये क्या होता है चार्जेबिलिटी? तो देखो, कॉस्टिंग बेसिकली टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, एंड सेकेंड, यस, इनडायरेक्ट कॉस्ट। Now, what is direct cost and what is indirect cost? इसको पर्टिकुलर किसी एग्जांपल से समझते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर हम चार्ज कर सकते हैं कि हाँ ये इसी प्रोडक्ट की पर्टिकुलर कॉस्ट है, जो पर्सनल कॉस्ट उसकी होगी, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट। एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होगी? जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर आप असर्टेन नहीं कर पाते हैं कि ये इसी प्रोडक्ट की कॉस्ट है। कैसे? डायरेक्ट कॉस्ट मटेरियल, लेबर, जो स्पेशली मटेरियल यूज हो रहा है, जैसे एक फर्नीचर की फैक्ट्री है, उस फर्नीचर की फैक्ट्री में एक स्पेशल ऑर्डर आता है डाइनिंग टेबल सेट का, तो उसके लिए जो मटेरियल यूज होगा वो मटेरियल डायरेक्ट कॉस्ट होगा उस टेबल के लिए। उस पर्टिकुलर जॉब ऑर्डर के लिए वो जो मटेरियल लगेगा, वो जो स्पेसिफाइड लेबर लगेगी, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ दैट ऑर्डर। बट जो मशीनरीज यूज होगी, जिस फैक्ट्री में वो बन रहा है, उस फैक्ट्री का रेंट, उस फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, उस फैक्ट्री की मशीनरी का डेप्रिसिएशन, ये सब जो कॉस्ट होगी दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्या आप उसके अंदर जितनी भी मशीनरी यूज हो रही है उन सब के एक्सपेंसेस उसी पर्टिकुलर ऑर्डर से ले सकते हैं क्या? नहीं। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को आपको बांटना पड़ेगा किसी न किसी लॉजिकल बेस पर। वो हम आगे पढ़ेंगे लॉजिकल बेस कैसे आएगा। अभी तो एक बार देखते हैं डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। तो डायरेक्ट कॉस्ट के लिए अब क्या लिखेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट के लिए हम देखेंगे direct cost, which is direct cost which can directly charge to particular product। ये हो गई डायरेक्ट कॉस्ट। Indirect cost which cannot be directly charged to particular product। तो डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होगी? एग्जांपल, जो पर्टिकुलर किसी ऑर्डर के लिए जितना स्पेसिफाइड मटेरियल लग रहा है, जो स्पेसिफाइड लेबर लग रही है, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट। और जिस फैक्ट्री में काम हो रहा है उस फैक्ट्री का रेंट, उस फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, टेलीफोन एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस जो एंटायर प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। जैसे किसी फैक्ट्री के अंदर ABCD 4 प्रोडक्ट बनते हैं। कोई फैक्ट्री है जिसके अंदर 4 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं ABCD, तो पर्टिकुलर A के लिए जितना मटेरियल यूज होता है वो A के लिए कौन सा कॉस्ट होगा? डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल होगा। सपोज B के लिए अगर कुछ स्पेसिफाइड लेबर लगती है तो वो B के लिए क्या होगी? डायरेक्ट लेबर होगी। बट
इस एंटायर फैक्ट्री का रेंट, जो मशीनरी यूज हो रही है उसका ऑपरेटर की सैलरी, मशीन ऑपरेटर की सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, पावर कंजप्शन हो गया, ये जो एक्सपेंसेस है, क्या ये आप प्योरली ए के लिए बोल सकते हैं? नहीं। क्या सिर्फ बी के लिए होंगे? नहीं। ये आपको किसी ना किसी लॉजिकल बेस पर सबके अंदर उसको अलोकेट करना पड़ेगा, तो वो होगा डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में हमने सबसे पहला क्या पढ़ा? कॉस्टिंग का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी। चार्जेबिलिटी के बेस पर कॉस्टिंग दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके, नाउ सेकेंड, classification of cost, types of cost on the basis of element wise. Element of cost, पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट जब बनता है तो उस प्रोडक्ट में आप 3 एलिमेंट्स देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट होगा मटेरियल, सेकेंड लेबर, और बाकी मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी कॉस्ट लगती है वो हम सब किस में लिखते हैं? एक्सपेंसेस। तो 3 एलिमेंट्स हो गए, कौन कौन से? मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। नाउ एलिमेंट्स का रिक्लासिफिकेशन करते हैं चार्जेबिलिटी के हिसाब से। तो ये होंगे 3 तरह के, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब यहां पर 2 फॉर्मूले बन रहे हैं। ये दोनों फॉर्मूले आपको कॉस्ट शीट के अंदर काम आएंगे, और वो फॉर्मूले क्या है? टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज प्राइम कॉस्ट। Total of all direct cost is prime cost, and total of all indirect cost is known as overheads. तो ये 2 फॉर्मूले क्या बने? फॉर्मूला नंबर 1, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड ओवरहेड इज इक्वल टू इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगेन ओवरहेड को कैटेगराइज किया जाता है इन 4 पार्ट्स। फर्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री के जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सेलिंग ओवरहेड्स, सेल्स से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस होते हैं लाइक एडवर्टाइजिंग, सेल्समैन का कमीशन, और ये जो भी एक्सपेंसेस होंगे जो सेल्स से रिलेटेड होते हैं वो होंगे सेलिंग ओवरहेड्स। एंड लास्ट वन, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो आपकी कंपनी की डिलीवरी वैन है जो सप्लाई करती है गुड्स का, आपके जो रिटेलर है, होलसेलर है, जो भी आपके बिजनेस कनेक्शन है वहां तक आपकी प्रोडक्शन का जो सप्लाई होता है, जो सप्लाई चेन होता है, उसके जो एक्सपेंसेस होंगे दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये हम बाद में वापस पढ़ेंगे जब हम ओवरहेड पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, ये था कॉस्टिंग का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। ओके, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है? सबसे फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, कॉस्ट हो गया था, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने देखी थी। देन हमने सेकंड क्या पढ़ा था?
अकाउंटिंग की ब्रांचेस कितनी होती है, तो 3 ब्रांचेस होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसके अंदर प्योरली रिकॉर्डिंग होता है, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट होता है कि हम हर प्रोडक्ट की हर स्टेप पर उसकी कॉस्ट पर यूनिट हमें पता रहे और हम उस कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स कर सकें, कुछ रेमेडीज अप्लाई कर सकें। एंड थर्ड वन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसके अंदर मैनेजमेंट से क्या लिया जाता है, मैनेजमेंट द्वारा डिसीजन मेकिंग होता था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमने क्या देखा था, कॉस्ट का क्लासिफिकेशन हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी। कौन सी कॉस्ट को आप किसी प्रोडक्ट में डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं और कौन सी कॉस्ट को किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि वो कॉस्ट कौन सी है। सबसे फर्स्ट, अगर वो कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट होगी तो आप उसको डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं, या मैं ऐसा बोलूं कि अगर किसी पर्टिकुलर कॉस्ट को आप डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट बना सकते हैं तो वो होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डायरेक्ट कॉस्ट। और अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसी कॉस्ट को आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ही ऐड नहीं कर सकते सेपरेटली, तो वो होगी उसकी इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो एंटायर प्रोडक्शन के ऊपर किसी लॉजिकल बेस से अलोकेट होगी। वो हम ओवरहेड चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, लागत का तत्वों के आधार पर वर्गीकरण। लागत के तत्व, पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट होता है उसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या लगते हैं, तो फर्स्ट था मटेरियल, सामग्री। सेकंड लेबर, मटेरियल के बाद क्या था लेबर, लेबर के बाद एक्सपेंसेस। वैसे आप सीधे यहीं पर ओवरहेड लिख सकते हैं, बट वो क्लासिफिकेशन के लिए मैंने नीचे लिखा है। 2 तरह के होंगे अगेन, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट नोन एज प्राइम कॉस्ट एंड टोटल ऑफ ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नोन एज ओवरहेड्स। अगेन ओवरहेड को हमने क्लासिफाई किया था, 4 कैटेगरीज थी। कौन कौन सी थी, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को साथ ले लिया। उसके बाद अब लास्ट पॉइंट हम इसके क्लासिफिकेशन का पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी के बेस पर कॉस्ट अकाउंटिंग की 3 कैटेगरी होती है। ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है, ये जो कंसेप्ट है, ये आपको ओवरहेड चैप्टर में भी पढ़ना है और ये आपको मार्जिनल कॉस्टिंग जो एक अलग से चैप्टर है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, वहां पर भी पूरा का पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग डिपेंड करता है वेरिएबिलिटी के ऊपर। तो इसको आप ढंग से समझना। सबसे फर्स्ट होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल का मीनिंग होता है परिवर्तनशील। सेकंड होता है फिक्स कॉस्ट। स्थायी लागत। और थर्ड होता है सेमी वेरिएबल, जो एक लेवल तक तो फिक्स होता है, उसके बाद बोलते हैं अर्ध परिवर्तनशील लागत। गाइस, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन एक्टिविटी सेल्स में इंक्रीमेंट के साथ साथ इंक्रीज होती है, और अगर सेल्स 0 है तो वो कॉस्ट भी 0 होगी। इसका मीनिंग ये हो गया, वेरिएबल कॉस्ट
बेस्ड होती है ऑन एक्टिविटी, बेस्ड ऑन एक्टिविटी। एक्टिविटी मींस प्रोडक्शन, सेल्स वगैरह। जबकि फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है? जो फिक्स होती है, बेसिकली आपकी सेल्स से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, तो ऐसी कॉस्ट बेस्ड होती है बेस्ड ऑन टाइम, लाइक रेंट, सैलरी ऑफ स्टाफ एटसेट्रा, तो वो होगी बेस्ड ऑन टाइम। अगर इसको हम चार्ट से देखें तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, दैट इज कॉस्ट एंड सेल्स, कॉस्ट एंड सेल्स, कॉस्ट एंड सेल्स। जीरो सेल्स 100, जीरो सेल्स 100 सेल्स, जीरो सेल्स 100। ओके, वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे सेल्स में इंक्रीज होगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा? नेचर में वेरिएबल होती है, मींस जैसे जैसे सेल्स बढ़ेगी वैसे वैसे वो इंक्रीज होगी, जैसे जैसे सेल्स कम होगी वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। फिक्स कॉस्ट का नेचर होता है फिक्स, जो जीरो कॉस्ट पे भी वही होगी, जो 100 की सेल्स पर भी वही होगी। तो फिक्स कॉस्ट क्या होता है? फिक्स, क्योंकि वो बेस्ड ऑन टाइम होती है। थर्ड होता है सेमी वेरिएबल, जो एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक तो फिक्स होती है, देन वेरिएबल होती है, फिर एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन तक फिक्स होती है, फिर वेरिएबल। इस तरीके से जो कॉस्ट होती है दैट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। आई होप गाइज आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आपको जो भी क्वेरीज हो आप उसको अलग से पर्सनली मुझे पूछ सकते हैं। ओके, गुड बाय।